हेलो नमस्कार फ्रेंड, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपकी तैयारी जो है टीजीटी पीजीटी की अच्छे लेवल की चल रही होगी, इसलिए मैं आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए, आज हम आपको आधुनिक काल पढ़ाने जा रहे हैं और जो एक हम मैराथन क्लास लेकर आए हैं, इसमें सारा इम्पोर्टेंट जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे सब यहाँ पर कवर किए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से। और आप लोग इसमें अंत तक बने रहिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे लेवल की हो जाएगी। चलिए देखते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जैसे आधुनिक काल लेकर आए, आधुनिक काल में हम पहले देखेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका समय क्या है? 1857 से 1900 ईस्वी। ठीक है, अब देखते हैं इसके भारतेंदु युग के हमारे प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, प्रताप नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं और जगमोहन सिंह हैं, अंबिका दत्त व्यास जी हैं, राधा कृष्ण दास जी हैं। ठीक है, और इस प्रकार देखते हैं ये हमारे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हो गए इतने। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा योगदान किसका रहा है? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ वर्ष 1850 ईस्वी में, स्थान काशी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वर्ष 1850 ईस्वी, स्थान काशी में हुआ। ठीक है, मृत्यु इनकी हुई है वर्ष 1885 में, स्थान काशी में। ठीक है, काशी में। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र राय था। और इनके विद्या गुरु कौन थे? ये शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने संपादन किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कविवचन सुधा का किया है, हरिश्चंद्र मैगनीज का किया है और बाला बोधनी पत्रिका का किया है। ठीक है, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज और मैगजीन, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी पत्रिका का किया है। ठीक है, और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ देख लेते हैं। ठीक है, इनके जो है प्रमुख काव्य ग्रंथ यहाँ पे देख लेते हैं। काव्य ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के? तो भक्त सर्वस्वी है, प्रेम सरोवर है, प्रेम मालिका है, वर्षा विनोद है, सत्यसई श्रृंगार है, विषय वल्लरी है, मधुमुकुल है, प्रेम फुलवारी है और वेणुगीत है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। ठीक है, और हिंदी साहित्य के संदर्भ में नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब इनकी देखते हैं, इन्होंने कहा है, इनकी पंक्ति है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। इन्होंने बीज मंत्र, ठीक है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल को बीज मंत्र मानने वाले कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी काशी में, पैनी रीड क्लब 1873 ईस्वी, तदी समाज 1873 ईस्वी की स्थापना करने वाले, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित, उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करने वाले, ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने लगभग 70 काव्य ग्रंथों की रचना की। इन काव्य ग्रंथों की कुछ उल्लेखनीय कविताओं के शीर्षक इस प्रकार हैं, देखते हैं इनके शीर्षक कुछ इस प्रकार है। विजयिनी विजय वैजयंती, ठीक है, और निबंध काव्य है ये, मिस्र में भारतीय सेना द्वारा विजय पर लिखी गई है। ठीक, और दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, ठीक है, इनके सब काव्य ग्रंथ हैं। तो फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित कविताएं हैं। ठीक है, भारत भिक्षा, रिपनाष्टक और प्रबोधिनी, ठीक है, प्रबोधिनी जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा देती है। ठीक है,
प्रात समीरन, ये प्रात समीरन जो प्रकृति चित्रण की दृष्टि से उत्कृष्ट कविता, बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया गया इसमें। और कार्तिक स्नान और जैन कौतूहल, यमुना छवि, समधिन मधुमास मधुमान, समधिन मधुमान, ये गाली नामक है, ठीक है, गाली नामक है, व्यंग्य गीत शैली है, ठीक। समधिन मधुमान, बंदर सभा पैरोडी के रूप में ये लिखी गई है, ठीक। उर्दू का स्यापा, उर्दू फारसी की स्यापा नामक काव्य शैली में है, लिखी गई है उर्दू का स्यापा, ठीक है। नए जमाने की मुकरी, ये भी इनकी रचना है। तो ये समकालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया इसमें, नए जमाने की मुकरी में, ठीक है। अब देखते विशेष देख लेते हैं इनके। भारतेंद्र ने 1873 में काल चक्र की भूमिका में लिखा, हिंदी नई चाल में ढली, इन्होंने लिखा, ठीक है। इन्होंने नारद भक्ति सूत्र का तदि सर्वस्व एवं सांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया है, ठीक है। तो इनके विषय में थोड़ा, भारतेंद्र ने 1873 में कालचक्र की भूमिका में लिखा कि हिंदी नए चाल में ढली, इन्होंने नारद भक्ति सूत्र का तदि सर्वस्व एवं शांडिल भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया है, ठीक। किसने किया है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कवि और काव्य कृति, जैसे कवि दिए हैं और उनकी काव्य कृतियाँ दी गई हैं। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की काव्य कृतियाँ देख लेते हैं। तो जीड़ जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षा, दर्श मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, साहित्य लालित लहरी, पितर विलाप, ब्रज चंद पंचक, प्रेम पीयूष वर्षा, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की काव्य कृतियाँ हो गई, ठीक है। और प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। बद्री नारायण प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र की। तो प्रताप नारायण मिश्र की कौन कौन सी? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोत्तर शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, ठीक, संगीत शकुंतला, ये अनुवाद है। दीवाने बरहमन, ये उर्दू कविताओं का संग्रह है। रसखान शतक, ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृतियाँ हो गई, ठीक है। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, संगीत शकुंतला, दीवाने बरहमन और रसखान शतक आदि हैं इनकी, ठीक है। अब देखते हैं जगमोहन सिंह की काव्य कृतियाँ देख लेते हैं, जगमोहन सिंह की, ठीक है। तो इनकी प्रेम संपत्ति लता है, श्यामा लता है, श्याम सरोजनी, देवयानी, जगमोहन सिंह की। अंबिका दत्त व्यास की देख लेते हैं, ठीक, अंबिका दत्त व्यास जी की। तो पावस पचासा, सुकवि सतसई श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंध 700 दोहों से संग्रहित है, ठीक है। हो होरी, बिहारी बिहार, यह बिहारी बिहार महाकवि बिहारी के दोहों को कुंडलिया छंद में अनुदित किया गया बिहारी बिहार में, ठीक। कंसवध, ये खड़ी बोली में रचित अपूर्ण प्रबंध काव्य है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, अंबिका दत्त व्यास ने भारतेंद्र युग में अतुकांत काव्य रचना पद्धति अपना कर, ठीक है, अपना कर नया प्रयोग किया। इन्होंने अपनी कुछ कविताओं में बंगला में दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया, ठीक। अब राधा कृष्ण दास के देख लेती हैं काव्य कृतियाँ। तो भारत बारहमासा और देश दशा आदि प्रसिद्ध कविताएं, इन्होंने रहीम के दोहों को कुंडलिया छंद में अनुदित किया है राधा कृष्ण दास जी ने, ठीक है। अब थोड़ा भारतेंद्र के अन्य उल्लेखनीय तथ्य देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड, बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें हमारा आधुनिक काल बहुत अच्छे से कवर किया गया। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो कमेंट में ज़रूर बताइए अपना मत कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। भारतेंद्र युग के अन्य उल्लेखनीय तथ्य, भारतेंद्र युग में समस्या पूर्ति बहुत लोकप्रिय है। अंबिका दत्त व्यास की समस्या पूर्ति सर्वस्व में संग्रहित है, ठीक है।
भारतीय युग में समस्या पूर्ति बहुत लोकप्रिय हुई। अंबिका दत्त व्यास की समस्या पूर्ति सर्वस्व में संग्रहित है। कुछ चर्चित समस्या पूर्तियों की पंक्तियाँ इस प्रकार दी गई हैं, ठीक है, देख लेते हैं। इस प्रकार दी गई हैं, तो जैसे दिया, पपीहा जब पूछिए कि प्यू कहाँ है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है। पपीहा जब पूछिए प्यू कहाँ, प्रताप नारायण मिश्र की है। पूरी अमी को कटोरियों सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, ये अंबिका दत्त व्यास की है, ठीक है। पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हो गई। भारतेंदु के प्रमुख साहित्यिक मंच कौन कौन से साहित्यिक मंच हैं, देख लेते हैं। कवितावर्धिनी काशी में है, ठीक। रसिक समाज कानपुर में है और कवि समाज निजामाबाद आजमगढ़ में है, ठीक है। भारतेंदु के प्रमुख साहित्यिक मंच है कवितावर्धिनी काशी में और रसिक समाज कानपुर और कवि समाज निजामाबाद आजमगढ़ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। भारतेंदु की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हो सकती है भारतेंदु की? राष्ट्रीयता है, सामाजिक चेतना है, ठीक, और देशानुराग व्यंजक भक्ति भावना है, ठीक है, हैं, और श्रृंगारिकता है, प्रकट चित्रण, हास्य व्यंग्य रचनाएं, रीति निरूपण है, समस्या पूर्ति है, काव्यानुवाद है, ठीक है, काव्यानुवाद है। ये इतनी भारतेंदु की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हो गई। राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, देशानुराग व्यंजक भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, प्रकट चित्रण, हास्य व्यंग्य रचना, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति, काव्यानुवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा भारतेंदु युग समाप्त हुआ, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने थे सारे कवर कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं द्विवेदी युग पर चलते हैं। तो इसको जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी, ठीक है। द्विवेदी युग का अन्य नाम है जागरण सुधार काल, ठीक है, और इसका समय 1900 से 1918 ईस्वी है। इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं द्विवेदी युग के, ये भी देख लेते हैं। तो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पे तो द्विवेदी युग पड़ा ही नाम, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो गए, ठीक है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे, ये जो है इनके प्रमुख कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, ठीक है। अब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, तो इनका रोल ज़्यादा है द्विवेदी युग में, ठीक है। तो इनके विषय में थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में देख लेते हैं यहाँ पे। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी रायबरेली में दौलतपुर में हुआ, ठीक। इनका जन्म, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी रायबरेली दौलतपुर में हुआ, ठीक है। और मृत्यु जो इनकी है, मृत्यु कब हुई? 21 दिसंबर 1938 रायबरेली में, ठीक है। और पिता इनके कौन थे? इनके पिता थे श्री राम सहाय द्विवेदी। और इन्होंने संपादन किस पत्रिका का किया? तो सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। कब किया? 1903 से 1920 ईस्वी तक इसका समय है। 1903 से 1920 ईस्वी, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। अगले देखते हैं नेक्स्ट। इनके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के मौलिक ग्रंथ देख लेते हैं। मौलिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देवी स्तुति शतक है, कान्य कुब्जावली वृत्तम है, और समाचार संपादक स्तव, समाचार संपादक स्तव, नागरी, ठीक, और नागरी है, और कान्य कुब्ज अबला विलाप है, ठीक, कान्य कुब्ज अबला विलाप भी है, ठीक है। अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कविताओं के शीर्षक इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से? बलिवर्द, विधि विडम्बना, है कवित, नागरी, तेरी यह दशा, अयोध्या का विलाप इत्यादि हैं। तो इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख कविताओं के शीर्षक हैं बलिवर्द, विधि विडम्बना, है कवित, नागरी, तेरी यह दशा,
अयोध्या का विलाप आदि हैं। ठीक है, अब इसी में आते हैं हमारे अगले आते हैं द्विवेदी युग में हमारे कौन, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में देख लेते हैं, थोड़ा सा इनके विषय में देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में आते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1886 ईस्वी झांसी चिरगांव में। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी झांसी चिरगांव में हुआ। इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। ठीक है, और इनके पिता कौन थे, सेठ राम शरण दास। इनके गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन से हैं, प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो साकेत है, और साकेत पहला है, दूसरा पंचवटी 1925 ईस्वी में लिखा गया, और तीसरा है रंग में भंग 1909 ईस्वी में लिखा गया, विष्णुप्रिया 1957, जयद्रथ 1910, और यशोधरा द्वापर, इनके दो ये हैं, यशोधरा और द्वापर, भारत भारती 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो इनके कौन कौन से प्रमुख काव्य ग्रंथ है, साकेत, पंचवटी, रंग में भंग, विष्णुप्रिया, जयद्रथवध, और यशोधरा द्वापर, जय भारत और भारत भारती, ये सब इनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, काव्य ग्रंथ इनके हो गए। अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर के विषय में, मैथिली शरण गुप्त के विषय में। ठीक, मैथिली शरण गुप्त। अब ये गुप्त जी का देखिए, गुप्त जी के विषय में देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त के अन्य उल्लेखनीय काव्य झंकार, किसान, त्रिपथका, विश्ववेदना, शकुंतला, स्वदेश संगीत, हिंदू शक्ति, विकट भट्ट, गुरुकुल, हिडिंबा, पृथ्वीपुत्र, द्वापर, प्लासी का युद्ध, काबा और करबला आदि हैं। ठीक है, काबा और करबला आदि हैं। थोड़ा एक सेकेंड फ्रेंड देखते हैं। अब मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में देख लेते हैं। राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त की कविता हेमंत शीर्षक से 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है। ठीक है, इनकी आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले बेशोपकारक पत्रिका में छपती थी। इन्होंने बंगला में माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाथ वध का विरहिणी, व्रजांगना और वीरांगा शीर्षक से अनुवाद किया। यह मधुप उपनाम से प्रयोग करते हैं। मेघनाथ वध में अतोकांत शैली अपनाई गई। ठीक है, शैली अपनाई गई। चंद्रहास, तिलोत्तमा, अनक, गीत नाट्य तथा यशोधरा इनका चंपू काव्य। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक कृति लिखी। चर्चित काव्य कृति भारत भारती को लिखने की प्रेरणा गुप्त जी ने मुसद्दे हाली और कैफी के भारत दर्पण से मिली। ठीक है, राम काव्य के संदर्भ में साकेत का रामचरितमानस के बाद दूसरा स्थान। इसका समारंभ 1914 में होता है तथा 1931 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसमें 12 सर्ग हैं। ठीक है, गुप्त जी को साकेत रचना की मूल प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, जो जुलाई 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में भूषण भट्टाचार्य, छदम
नाम से छपा। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य माना है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है? हरिगीतिका है। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद हरिगीतिका है। अब इनके देखते हैं अब कुछ अन्य कवि। ठीक है। द्विवेदी के महाप्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त के विषय में देख लिया हमने थोड़ा डिटेल से। ठीक है। अब इनके अन्य कवि देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है इसे। ठीक है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाते हैं। इसमें 17 सर्गों में राधा और कृष्ण की कथा वर्णित है। इसमें 17 सर्गों में राधा और कृष्ण की कथा वर्णित है। और दूसरी है वैदेही वनवास। ठीक है। वैदेही वनवास इन्होंने 1940 ईस्वी में लिखी। और फिर पदम प्रसून, चुपते चौपदे, चौखे चौपदे, पारिजात, बोलचाल है मुक्तक काव्य, रस कलश रीति ग्रंथ है। ठीक है। ये इनकी रचनाएं हो गई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। ठीक है। ये हो गई प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, पद्म प्रसून और चुपते चौपते, चौखे चौपदे, पारिजात, बोलचाल, मुक्तक काव्य, रसकलश ये सब इनकी रचनाएं हो गई। इनके विषय में थोड़ा विशेष देख लेते हैं। विशेष करके लिखा हुआ हरिओद जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए। हरिओद जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरित उपाध्याय इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो विजयी वसंत, श्रावण श्रृंगार, सुधा शतक का बरवा ब्रजभाषा में रचित है। ठीक है। और राष्ट्र भारती, देव सभा, विचित विवाह, सुक्ति मुक्तावली, देवदूत, भारत भक्ति, चरित चंद्रिका, रामचरित चिंतामणि। ठीक है। ये प्रबंध काव्य, रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य है। ठीक है। रामचरित उपाध्याय के। ठीक। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं। रामचरित उपाध्याय जो हैं द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना परक हिंदी साहित्य। सूचना परक कुछ हिंदी साहित्य देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये है पद्म पुष्पांजलि, प्रवासी महानदी, लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधियाँ प्राप्त की गई। ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद एवं साहित्य वनस्पति की उपाधियाँ प्राप्त थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिया राम शरण गुप्त जी की काव्य कृतियाँ देख लेते हैं। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, निषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृणमयी, बापू, दैनिकी, उन्मुक्त, नमुल, नोआखाली, जय हिंदी, गीता संवाद आदि ये सिया राम शरण गुप्त जी की रचनाएं होंगी। मौर्य विजय, अनाथ, धुर्वादल, निषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृणमयी, बापू, दैनिकी, उन्मुक्त, नमुल, नोआखाली, जय हिंदी, गीता संवाद आदि ये सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं हो गई। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं देख लेते हैं। स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोज, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व। ठीक है। ये सभी सियाराम शरण राय देवी प्रसाद पूर्ण की हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं हो गई। ठीक है। अब देखते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथूराम शर्मा। ठीक है। अब इनके नोट देख लेते हैं। नाथूराम शर्मा कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, ब्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किए गए। ठीक है। अब देखते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं देख लेते हैं। स्नेही जी की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना। प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, कला में त्रिशूल, करुणा कादम्बिनी ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचनाएं हैं। ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही
उपनाम से ब्रजभाषा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे एवं त्रिशूल नाम से समसामयिक विषयों पर इन्होंने 1928 में शुकवि नामक पत्रिका निकाली। 1928 में शुकवि नामक पत्रिका निकाली। उन्होंने अनेक प्रयास गीतों की रचना की। ठीक है, अब देखते हैं लाला भगवान दीन की रचनाएं देख लेते हैं यहाँ पे। लाला भगवान दीन की, ठीक है। नवीन वीण, वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न आदि। नोट, लाला भगवान दीन उपनाम से कविताएं लिखते थे। आता है क्वेश्चन, दीन उपनाम से कौन कविताएं करते थे? तो ये लाला भगवान दीन करते थे। ये उर्दू ब्रह्मों के प्रयोग में बड़े निपुण थे। उर्दू ब्रह्मों के प्रयोग में बड़े निपुण थे। कौन? लाला भगवान दीन। अब जगन्नाथ दा रत्नाकर देखते हैं। जगन्नाथ दा रत्नाकर की रचनाएं, तो इसमें कौन सी? उद्धव शतक 1929 ईस्वी, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, वीराष्टक, गंगावतरण, हरिश्चंद्र, कलकाशी, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से उर्दू में रचना किया करते थे। जकी उपनाम से उर्दू में रचना किया करते थे। अब देखते हैं सत्यनारायण कविरत्न की रचनाएं देख लेते हैं। हृदय तरंग की दो कविताओं प्रेम कली एवं भ्रमर दूत के कारण प्रसिद्ध पाई है। प्रेम कली, हृदय तरंग की दो कविताओं प्रेम कली एवं भ्रमर दूत के कारण प्रसिद्धि पाई सत्यनारायण कविरत्न जी ने। ठीक है। मेकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का हिंदी अनुवाद किया है। मेकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का हिंदी अनुवाद किया है इन्होंने, सत्यनारायण कविरत्न जी ने। ठीक है। श्रीधर पाठक की देख लेते हैं रचनाएं। श्रीधर पाठक की रचनाएं को जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भगत गति, मनोविनोद, धन विजय, गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, स्वर्गीय वीणा, अनुवाद, ग्रे की शेफर्ड एंड फिलासफर पुस्तक का गणितीय और दार्शनिक शास्त्री नाम से अनुवाद किया। ठीक है। इनकी रचना श्रीधर पाठक जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भरत गति, मनोविनोद, धन विजय, गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, स्वर्गीय वीणा, ये रचनाएं हैं। और अनुवाद इन्होंने किया ग्रे की शेफर्ड एंड फिलासफर पुस्तक का गणितीय और दार्शनिक शास्त्री नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। और देखते हैं गोल्ड स्मिथ के 3 काव्यों हर्मिट, ट्रेवलर और डेज ट्रेड विलेज को क्रमशः एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक और उजड़ ग्राम शीर्षक से अनुदित किया है। पहले 2 अनुवादों की भाषा खड़ी बोली तथा तीसरे की ब्रजभाषा में की है। ठीक है। कालिदास के ऋतुसंहार के प्रथम 3 सर्गों का अनुवाद ब्रजभाषा में किया है कालिदास ने ठीक है, इन्होंने श्रीधर पाठक जी ने ऋतुसंहार के प्रथम 3 सर्गों का अनुवाद ब्रजभाषा में किया है इन्होंने। अब देखते हैं श्रीधर पाठक के नोट। हिंदी साहित्य में श्रीधर पाठक स्वच्छंद काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। श्रीधर पाठक जो है हिंदी साहित्य में स्वच्छंद धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं देखें। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, इनकी ये 4 रचनाएं हैं। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, रामनरेश त्रिपाठी। अब पांडे जी की देख लेते हैं। मुकुटधर पांडे जी की रचनाएं, तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? मुकुटधर पांडे जी की रचनाएं हैं प्रेम बंधन, आंसू और पूजा फूल, कानन कुसुम। ठीक है। प्रेम बंधन, आंसू, पूजा फूल, कानन कुसुम। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। ये द्विवेदी युग के प्रमुख प्रगीत मुक्तकार माने जाते हैं। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का
प्रवर्तक माना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। ये द्विवेदी के प्रमुख प्रगीत मुक्तकार माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो ये कौन है? मुकुटधर पांडे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? मुकुटधर पांडे को। ठीक है, अब देखते हैं द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं। द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियाँ, ठीक, प्रवृत्तियाँ। राष्ट्रीयता की भावना, इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, अनुदित रचनाएं, काव्य रूपों की विविधता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियाँ हैं। काव्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी? राष्ट्रीयता की भावना, इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, अनुदित रचनाएं, काव्य रूपों की विविधता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। ये हो गई द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ हो गई। अब छायावाद युग देखते हैं। द्विवेदी युग हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं छायावाद। छायावाद युग को स्वच्छंदतावाद काल नाम से भी जाना जाता। इसका समय है 1918 से 1936। 1918 से 1936 छायावाद युग का समय 1918 से 36। स्वच्छंदतावाद काल भी कहा गया छायावाद काल को। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमारा छायावाद हो गया स्वच्छंदतावाद काल 1918 से 1936। छायावाद, ठीक, इसका अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। द्विवेदी युग की इतवृत्त प्रधान गद्याभास देने वाली और अहिमुखी स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ है। ठीक है, द्विवेदी युग की इतिवृत्त प्रधान गद्याभास देने वाली और अहिर्मुख स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ। इसके मूल का तात्कालिक सांस्कृतिक चेतना और नवीन चेतना का भी विषय हाथ रहा है। अनेक विद्वानों ने छायावाद के अर्थ को अपने अपने ढंग से समझाया। ठीक है, अब पारिभाषिकरण की यह प्रक्रिया प्रमुखता आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रारंभ होती है। परिभाषीकरण की यह प्रक्रिया प्रमुखता आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रारंभ होती है। कतिपय प्रमुख मत एवं परिभाषाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, कतिपय प्रमुख मत एवं परिभाषाएं इस प्रकार हैं। देखते हैं किस प्रकार हैं। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देख लेते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद का शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञान प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। ठीक है, छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष से के व्यापक अर्थ में है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देख लेते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है। एक तो रहस्यवाद, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग हो गया, प्रयोग का मतलब पहला रहस्यवाद से और दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ से है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार, ठीक है, ये ठीक है, ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ठीक है, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है।
ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा छायावाद के विषय में, उसकी परिभाषा दी है। ठीक है, आप देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है। ने लिखा है कि छायावाद बहुत इम्पोर्टेंट है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। ये आचार्य नगेंद्र जी ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप देखते हैं महादेवी वर्मा जी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। छायावाद तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। महादेवी वर्मा के अनुसार कहा गया है छायावाद तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। इन्होंने कहा, महादेवी वर्मा जी ने कहा। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है बताइए। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य मय प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत छायावाद की विशेषताएं हैं। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ अनुभूति की विवृत छायावाद की विशेषता है। ये किसने कहा? जयशंकर प्रसाद जी ने कहा। ठीक है, आप देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा है। रामविलास शर्मा जी ने कहा है, रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद, उन्होंने कहा नगेंद्र ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, अब इन्होंने इसका विरोध किया। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। ठीक है, वरन थोथी रामविलास शर्मा जी ने नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा था स्थूल के प्रति सूक्ष्म है, वो उन्होंने नगेंद्र जी ने। और रामविलास शर्मा जी ने यहाँ पे क्या कहा? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, परंतु थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ, इसलिए इसके साथ मध्यम वर्गीय असंगत पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी है। ठीक है, अब डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार छायावाद के विषय में क्या कहा गया है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार लिखा गया है छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। अब देखते हैं छायावाद काव्य की विशेषताएं। अब यहाँ पे देखिए सारी परिभाषाएं होगी सारे राइटर्स के अनुसार। आप देखते हैं यहाँ पे छायावादी काव्य की विशेषताएं देख लेती हैं। ठीक है, तो विशेषताएं यहाँ पे क्या क्या है। आत्माभिव्यंजन है, सौंदर्य चित्रण है, श्रृंगार निरूपण है, नारी भावना है, रहस्य भावना है, प्रकृति चित्रण है, दुख और वेदना की विवृत है। छायावादी काव्य की विशेषताएं हो गई आत्माभिव्यंजन, सौंदर्य चित्रण और श्रृंगार निरूपण, नारी भावना, रहस्य भावना, प्रकृति चित्रण, दुख और वेदना की विवृत। इस प्रकार यहाँ पे इसकी विशेषताएं भी कवर कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे छायावादी प्रमुख कवि देख लेते हैं। छायावादी प्रमुख कवि, तो प्रमुख कवि कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। ये इसके प्रमुख कवि हैं चार। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद के विषय में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इनके विषय में जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1889 में 89 ईस्वी वाराणसी में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो उनकी मृत्यु हुई 1937 में वाराणसी में।
इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, बचपन का नाम झारखंडी था। प्रमुख रचनाएं इनकी देखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी वाराणसी, मृत्यु 1937 ईस्वी वाराणसी। पिता देवी प्रसाद, बचपन का नाम झारखंडी। प्रमुख रचनाएं इनकी देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं। तो कानन कुसुम 1913 ईस्वी, प्रेम पथिक 1933 ईस्वी, और फिर हो गई, अब ये देखते हैं इनकी यहाँ पे, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। ठीक है। अब करुणालय 1913 ईस्वी, महाराजा का महत्व 1914 ईस्वी, झरना 1918। सबसे लास्ट में इन्होंने झरना लिखी, नहीं 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 नहीं, लास्ट में कहाँ। हाँ, तो इनकी रचना इस प्रकार 1913, कानन कुसुम 1913 में ली, प्रेम पथिक 1933 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, और फिर इन्होंने लिखी आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, कामायनी 1935 में लिखी। ठीक है। और महाराजा का महत्व 1914 और झरना 1918 में लिखी। ठीक है। इनकी ये रचनाएं हो गई। अब देखते हैं इन अन्य उल्लेखनीय रचनाएं इनके देख लेते हैं, अन्य उल्लेखनीय रचनाएं देख लेते हैं, अन्य उल्लेखनीय रचनाएं। तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रवाहन, चित्राधार आदि इनकी हैं। जयशंकर प्रसाद की ये अन्य रचनाओं में आती हैं। वो हमारी उनकी मेन रचनाएं थी, अब ये अन्य रचनाओं में। जयशंकर प्रसाद के विषय में देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कविता प्रथम प्रभात और छायावाद की पहली कविता माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की कविता प्रथम प्रभात को छायावाद की पहली कविता माना जाता है। ठीक, प्रथम प्रभात को छायावाद की पहली कविता माना जाता है। इनकी कृति झरना को छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। ठीक है। प्रथम, अंतिम नहीं होगा, प्रथम होगा। इनकी कृति झरना को छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधार उपनाम से कविताएं करते थे। प्रसाद जी ब्रजभाषा में कलाधार उपनाम से कविताएं करते थे। इनकी ब्रजभाषा की कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। इनकी ब्रजभाषा की कविताएं चित्राधार में संकलित है। प्रसाद का प्रथम खड़ी बोली का काव्य संग्रह कानन कुसुम है। प्रसाद का प्रथम खड़ी बोली का काव्य संग्रह कानन कुसुम है। प्रसाद ने प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की थी, बाद में परिवर्तित एवं परिवर्धित रूप में खड़ी बोली में प्रस्तुत किया। ठीक, प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की थी, बाद में परिवर्तित एवं परिवर्धित रूप में खड़ी बोली में प्रस्तुत किया। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला माना जाता है। ठीक है। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह झरना था, ठीक है, तो झरना को छायावाद की प्रयोगशाला माना जाता है। छायावाद की प्रयोगशाला इनकी रचना झरना को माना जाता है। आंसू प्रसाद का स्मृति काव्य है। आंसू जो है प्रसाद का स्मृति काव्य है। ठीक है। प्रसाद की अंतिम कृति कामायनी है। प्रसाद की अंतिम कृति कौन पूछता है, प्रसाद की अंतिम कृति कौन है तो कामायनी है, जिसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग है ये भी पूछता है। कामायनी में कितने सर्ग हैं तो 15 सर्ग। अंतिम कृति पहली झरना, पहली कृति 1918 में झरना और अंतिम कृति इनकी कामायनी है, तो जिसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये इनके 15 सर्ग के मतलब हैं, जिनके नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में प्रसाद शिव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञान दर्शन की मान्यताओं के अनुसार समरसतावाद एवं आनंदवाद की स्थापना की। कामायनी के 3 प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक। मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। ठीक है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय। इनका जन्म हुआ था बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर
मेदिनीपुर जिले के महिसादल नामक रियासत में सन 1899 में। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ? बंगाल प्रांत के में मेदिनीपुर जिले के महिसादल नामक रियासत में सन 1899 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में 1916 में। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? मनोहरा देवी। इनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। बचपन का नाम सूर्य कुमार था। और रचनाएं इनकी देख लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? निराला की अन्य महत्वपूर्ण हाँ, निराला जी की रचनाएं देख लेते हैं। निराला की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। तुलसीदास 1938, अनामिका नवीन 1938 ईस्वी, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी। तो निराला की रचनाएं हो गई तुलसीदास, अनामिका नवीन, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना। ये सब निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की खड़ी बोली की प्रथम कविता जूही की कली 1916 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की खड़ी बोली की प्रथम कविता जूही की कली जो 1916 ईस्वी में लिखी गई प्रथम कविता। ठीक है। प्रथम कविता जूही की कली 1916 में लिखी गई एवं अंतिम कविता प्रथम कविता जूही की कली है। ठीक, जो 1916 में लिखी गई। अब इनकी अंतिम कविता पूछता है तो पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी। देखो, अंतिम रचना है पत्रों कंठित जीवन का बुझा हुआ। पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ अंतिम। और प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, जो 1923 में लिखा गया। अंतिम काव्य संग्रह कौन सा? सांध्य काकली 1969 ईस्वी में लिखा गया, जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। ठीक है। अंतिम काव्य संग्रह इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 और अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य काकली 1969, जो इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। निराला की अन्य उल्लेखनीय कविताएं हैं अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, बादल राग, विधवा, शेफालिका, जागो फिर एक बार, महाराज शिवाजी के पत्र, रेखा, प्रेयसी आदि। ठीक है। अन्य उल्लेखनीय रचनाएं कविताएं हैं इनकी। ठीक है। इनकी कविताएं कौन कौन सी कविताएं पूछ रहा? तो अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, बादल राग, विधवा, शेफालिका, जागो फिर एक बार, महाराज शिवाजी के पत्र, रेखा, प्रेयसी आदि इनकी कविताएं। 1936 ईस्वी में प्रकाशित गीतिका काव्य संग्रह निराला के श्रृंगारिक गीतों का संग्रह है। 1936 ईस्वी में प्रकाशित गीतिका काव्य संग्रह निराला के श्रृंगारिक गीतों का संग्रह है। निराला की तीन महत्वपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन क्रम है सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1938 ईस्वी। ठीक, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन क्रम इस प्रकार है निराला के। ठीक है। ये ठीक है। सरोज स्मृति निराला की सर्वाधिक व्यक्तिपरक रचना है। सरोज स्मृति जो है निराला की सर्वाधिक व्यक्तिपरक रचना है, जिसे कवि ने अपनी प्रिय पुत्री सरोज के देहावसान पर लिखा था। देहावसान होना चाहिए, देहावसान पर लिखा था। आधुनिक हिंदी काव्य का इसे प्रथम उत्कृष्ट शोक गीत कहा जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य का इसे प्रथम उत्कृष्ट शोक गीत कहा जाता है। ठीक है। राम की शक्ति पूजा का कथानक बंगला के कृतिवास रामायण में लिया गया है। राम की शक्ति पूजा का कथानक बंगला के कृतिवास रामायण से लिया गया। तुलसीदास नामक
रचना में निराला ने सबसे कठिन छंद तथा तुक विधान का पालन किया है। तुलसीदास नामक रचना में निराला ने सबसे कठिन छंद तथा तुक विधान का पालन किया। इस रचना में निराला ने तुलसीदास के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। ठीक है। निराला ने हास्य और व्यंग्य की रचनाएं प्रस्तुत की है। इन रचनाओं में कुकुरमुत्ता सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस रचना में उन्होंने प्रतीक रूप से पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग के जीवन की विषमता का चित्रण किया कुकुरमुत्ता में। ठीक है। इन्होंने कुकुरमुत्ता इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इस रचना में उन्होंने प्रतीक रूप में पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग के जीवन की विषमता का चित्रण किया है। ठीक है। श्रमिक और प्रतीक रूप में पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग के पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग के बीच क्या विषमता होती है इस रचना में चित्रण किया है। पूंजीवादी वर्ग का प्रतीक गुलाब और श्रमिक वर्ग का प्रतीक कुकुरमुत्ता है। अच्छा, पूंजीवादी वर्ग का प्रतीक गुलाब और श्रमिक वर्ग का प्रतीक कुकुरमुत्ता है। निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाता है? निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माने जाते हैं। उन्होंने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। इन्होंने परिमल में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंद की शासन से अलग हो जाना है। निराला ओज एवं औदात्य का कवि माना जाता है। इनकी तुलना ऊपरी तौर पर अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन से की जाती है। ठीक है। इनकी तुलना ऊपरी तौर पे अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन से की जाती है। ठीक है। आप देख लेते हैं सुमित्रानंद पंत के विषय में। ठीक, सुमित्रानंद पंत अगले कवि हमारे हैं छायावाद के सुमित्रानंद पंत। तो इनके विषय में देखते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पे अंत तक बने रहिए। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट आपको एक ही वीडियो में बहुत अच्छा रिवीजन करने वाले हैं और मैराथन क्लास है जिसमें हमारा पूरा आधुनिक काल होगा। चलिए देखते हैं। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ? अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इलाहाबाद में 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। सुमित्रानंद पंत की मृत्यु कहाँ हुई? इलाहाबाद में 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। ठीक है। अब इनके पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत। ठीक है। इनकी बचपन का नाम था गुसाई दत्त। सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम गंगादत्त और सुमित्रानंद पंत का बचपन का नाम गुसाई दत्त था। ठीक है। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं प्रमुख सुमित्रानंद पंत जी की। उच्छ्वास 1920, ग्रंथ 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन युगांत 1936, श्री युगवाणी 1939। सुमित्रानंद पंत की रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन युगांत, युगवाणी, ये सभी इनकी रचनाएं हो गई। अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते सुमित्रानंद पंत जी। इनकी रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इनकी किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है? तो ये हो गई पल्लव। पंत की अन्य उल्लेखनीय रचनाएं देखिए। पंत की अन्य उल्लेखनीय रचनाएं देख लेते हैं। ग्राम्य, स्वर्णहीकरण, स्वर्णधूल, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, वाणी, लोकायतन, चिदम्बरा, पतझर, एक भाव, क्रांति, गीतहंस, शंख ध्वनि, किरण बेला, प फटने से पहले, समाधिता, शशि की तरी आदि। सुमित्रानंद पंत के काव्य नाटक इस प्रकार: शिखर
शिल्पी स्वर्ण अतिमा मधुवन युग पुरुष छाया मानसी ज्योत्सना। ठीक है, ये काव्य नाटक हैं सुमित्रानंद पंत के काव्य नाटक। शिखर, शिल्पी, स्वर्ण अतिमा मधुवन युग पुरुष छाया मानसी ज्योत्सना। ठीक है, अब देखते हैं अब महादेवी वर्मा के विषय में देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ कब हुआ था। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में 1987 में हुई थी। इनके पिता गोविंद प्रसाद थे। ठीक है, इनके पिता कौन थे? गोविंद प्रसाद। और निहार 1930 ईस्वी इनकी रचनाएं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, चांद गीत 1936, दीपशिखा 1942। बौद्ध दर्शन से प्रभावित महादेवी वर्मा के गीतों में अज्ञात सत्ता के प्रति प्रणय निवेदन है, इसलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, इनके काव्य संग्रह यामा में नीरजा, निहार, रश्मि और चांद गीत के सभी गीतों का संग्रह है। दीपक और बादल महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक है। इनके काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने लिखा है। ठीक है, इनके काव्य संग्रह यामा में नीरजा, निहार, रश्मि और चांद गीत के प्रति गीतों का संग्रह। दीपक और बादल महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक है। इनके काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने लिखा। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाण माना जाता है। सप्तपर्णा नामक कृति में इन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद किया है महादेवी वर्मा जी ने। अब उत्तर छायावादी काव्य देखते हैं। उत्तर छायावादी काव्य देख लेते हैं। व्यक्तित्व काव्यधारा के प्रमुख कवि। ठीक है, व्यक्तित्व काव्यधारा के उत्तर छायावादी काव्य व्यक्तित्व काव्यधारा के प्रमुख कवि देते हैं। तो इसमें कौन आता है? हरिवंश राय बच्चन जी हमारे आते हैं। ठीक है, तो इनकी रचनाएं देखते हैं। मधुशाला 1933 ईस्वी, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सत्यरंगिनी 1945। ठीक है, और बंगाल का काल 1948, हलाहल 1946, सूत की माला, मधुशाला ये इनकी हरिवंश राय बच्चन जी की सूत की माला, सूत की माला 1948, खादी के फूल 1948। ठीक है, मिलन यामिनी 1955 ईस्वी, आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाचघर 1958, त्रिभंगा 1961 ईस्वी, चार खेमे 64 खूंटे 1962 ईस्वी, दो चट्टाने 1965 ईस्वी, जाल समेटा जनगीता अनुवाद। ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है, नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं। सूल फूल 1934, कर्णपुल 1936, प्रभात फेरी 1938 ईस्वी, पलाश वन 1940, मिट्टी और फूल 1942, हंसमाला 1947, रक्त चंदन 1948, अग्निशस्त्र 1950, कदली वन 1953, उत्तर जय 1965 ईस्वी और द्रौपदी 1946 ईस्वी। नरेंद्र शर्मा की खंड काव्य कामिनी सुवर्णा। ठीक है, नरेंद्र शर्मा प्यासा निर्जर, नरेंद्र शर्मा बहुत राम सोए, नरेंद्र शर्मा, ये सब नरेंद्र शर्मा की कृतियाँ। अब रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं देख लेते हैं। मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करील 1942 ईस्वी, लालचुना 1942, बरसात के बाद 1954 ईस्वी, विराम चिन्ह 1957। ये रामेश्वर शुक्ल अंचल के हो गए। ठीक है, अब राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि तो माखनलाल चतुर्वेदी, हिमकिरीटिनी इनकी रचनाएं, हिमतरंगिणी, वेणुलो गूंजे धरा, माता, युगचरण, मरण, ज्वार, बिजुरी, काजर, आँच रही,
धूमवलय, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, वेणुलोलूजेधरा, माता युगचरण, मरण, ज्वार, विजुरी, काजर, आँच रही, धूमवलय, ये सब माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं देख लेते हैं। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, ठीक, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथे, मृणमयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, नोआखाली, जय हिंद, ये सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। अब बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की देख लेते हैं। कुमकुम 1936, रश्मि रेखा और अपलक 1951, क्वास 1952 ईस्वी, उर्मिला खंड काव्य 1957 ईस्वी, हम बिस्पाई जनन के 1964 ईस्वी, ये हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन के रचनाएं। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं देखते हैं। त्रिधारा मुकुल, सुभद्रा कुमारी चौहान। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं देख लेते हैं। रेणुका 1935, हुंकार 1940, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947 ईस्वी, उर्वशी गीत नाट्य 1961 ईस्वी, रसमृति 1952 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, इतिहास के आंसू और धूप धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, हारे के हरिनाम, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हो गई। ठीक है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, उर्वशी गीत नाट्य, रसमृति, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, हारे के हरिनाम। ठीक है, चलिए, प्रगतिवादी काव्यधारा 1936 से 43 ईस्वी अब तक, यानी कि प्रगतिवादी काव्यधारा देख लेते हैं 1936 से 43 ईस्वी अब तक। ठीक है, प्रगतिवादी आंदोलन के रूप में शुरुआत 1936 ईस्वी से मानी जाती है। ठीक है, 1936 ईस्वी से मानी जाती है। प्रगतिशील लेखक संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हेनरी बारबूज के नेतृत्व में 1935 ईस्वी में पेरिस में हुआ। इसकी एक स्थायी समिति बना दी गई, जिसके अध्यक्ष थे अंग्रेजी के कथाकार फॉरेस्टर। इसी वर्ष मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसके सभापति कौन थे? सभापति प्रेमचंद्र थे। दूसरे अधिवेशन का सभापतित्व रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल में किया था। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं: शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। ठीक, अब देखते हैं प्रमुख प्रगतिवादी कवि देख लेते हैं, कवि एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। कवि एवं उनकी रचनाएं, ठीक है, तो नागार्जुन, इनको वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता था। तो इनके नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन? युगधारा 1936 से 17 पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ठीक, 1980 ईस्वी, हजार बाहों वाली 1981, भस्मांकुर खंड काव्य है इनका। ठीक, नागार्जुन का खंड काव्य भस्मांकुर। तो नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन? युगधारा, 17 पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार बाहों वाली, भस्मांकुर। ये भस्मांकुर जो है इनका खंड काव्य है। ठीक है, नागार्जुन की प्रसिद्ध कविताएं हैं इस प्रकार, ठीक, देख लेते हैं। खून और शोले, प्रेम का बयान, अकाल और उसके बाद, पाषाणी सिंदूर, तिलांकित भाल आदि, ये इनकी
प्रसिद्ध कविताएं नागार्जुन। खून और शोले, प्रेम का बयान, अकाल और उसके बाद, पाषाणी, सिंदूर, तिलांकित, भाल आदि इनकी रचनाएं हैं, कविताएं हैं नागार्जुन जी की। ठीक है, हाँ, रचनाएं कविता। चलिए, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है युग की गंगा 1947 ईस्वी, नींद के बादल 1947 ईस्वी, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, आग का आईना 1940 ईस्वी, समय समय पर 1970 ईस्वी, पंख और पतवार है मेरी तुम, मार प्यार के थापे अपूर्वा, ये सब केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर पंख और पतवार है मेरी तुम, मार प्यार के थापे अपूर्वा, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं शिवमंगल सुमन, ये भी प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं, तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात और वाणी की व्यथा, ये शिवमंगल सिंह सुमन की हैं रचनाएं। कौन कौन सी है? हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं हैं। अब इन देखते हैं। गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली, कलकत्ते का अकाल और चल रही कुदाली, आदि शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं हैं। ये जो है इनकी कविताएं, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली आदि शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं हैं। ठीक, कविताएं। अब अगला देखते हैं। अब प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं ये त्रिलोचन। ठीक है, त्रिलोचन, ये त्रिलोचन की रचनाएं देते हैं। धरती 1945 ईस्वी, गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी, दिगंत और सानेट 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, में उस जनपद का कवि हूँ 1980, 7 शब्द 1990 ईस्वी, मिट्टी की बारात, ये सब त्रिलोचन जी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, सानेट, ताप के ताए हुए दिन, में उस जनपद का कवि हूँ, 7 शब्द, मिट्टी की बारात, ये सब त्रिलोचन जी की रचनाएं हैं। ठीक, त्रिलोचन जी की। अब रांगे राघव जी की रचनाएं देखते हैं। अजय खंडहर 1944 ईस्वी, मेधावी 1947 ईस्वी, पांचाली 1955 ईस्वी, राह का दीपक, ये अजय राघव रांगे राघव जी की रचनाएं हैं। अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह का दीपक, ये रांगे राघव जी की रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रयोगवाद एवं नई कविता 1943 ईस्वी अब तक। ठीक, प्रयोगवाद का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया। आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के विभिन्न नाम मिलते हैं, जिनमें प्रतीकवाद, प्रपदवाद, रूपावाद एवं कविता एवं नई कविता आदि प्रसिद्ध है। जिसमें प्रतीकवाद होना चाहिए, प्रतीकवाद, प्रपदवाद, रूपवाद और नई कविता आदि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, प्रयोगवाद हिंदी कविता प्रयोगवाद जो है के विभिन्न नाम मिलते हैं, जिनमें प्रतीकवाद, प्रपदवाद, रूपवाद एवं नई कविता आदि प्रसिद्ध। प्रयोगवाद हिंदी कविता में प्रगतिवाद के समांतर ही पनपा। प्रगतिवाद की ओर घोर अहंकारी परिणति ने प्रयोगवाद को जन्म दिया।
हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना? 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में सदैव होते हैं, प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए, किंतु प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो संवेदनाओं एवं भावबोध नई संवेदनाओं एवं भावबोध एवं शिल्प से युक्त थी। ठीक है, अब देखते हैं प्रयोगवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं। प्रयोगवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो प्रयोगवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी? अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, ठीक, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद और बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, ये प्रयोगवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हो गई। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, ये प्रयोगवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हो गई। अब देखते हैं तार सप्तक के कवि देख लेते, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता। तो पहला तार सप्तक हमारा कब? तो 1943 ईस्वी। ठीक है, तो ये तार सप्तक के कवि देख ले। पहले तार सप्तक के कौन है कवि? अज्ञेय। तो इससे हम देख लेते हैं, इसकी एक ट्रिक है, अमुनि गिरा प्रभा। तो अज्ञेय हो गए, मुक्तिबोध हो गए, गिरिजा कुमार माथुर हो गए, प्रभाकर माचुए हो गए, भारत भूषण अग्रवाल हो गए, न्यायचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। तो कौन हो गए? अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचुए, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, ये पहले तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, अब दूसरे तार सप्तक का दूसरा तार सप्तक कब से? 1951। ठीक है, 1951 ईस्वी में माना गया दूसरा। तो इसके कौन है? इसके तार सप्तक के दूसरे का तार सप्तक के कवि कौन कौन से? हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, अब तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी। तो इसके कौन कौन से होंगे? कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, प्रताप नारायण त्रिपाठी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये तीसरे तार सप्तक के कवि हो गए, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीसरे। अब चौथे तार सप्तक के कवि कौन है? तो चौथे तार सप्तक का समय 1979 ईस्वी। ठीक है, तो ये राजेंद्र किशोर हैं, श्री राम वर्मा है, सुमन राजे है, नंदकिशोर आचार्य हैं, स्वदेश भारती हैं, राम कुमार कुंभज हैं, अवधेश कुमार हैं। चौथे तार सप्तक के कवि ये हो गए, राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंदकिशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राम कुमार कुंभज, अवधेश कुमार, ये हो गए। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्या आता है, प्रपद्यवाद। ठीक है, आप देखते हैं प्रपद्यवाद। प्रयोगवाद के प्रारंभ से कुछ पूर्व या समानांतर प्रपद्यवाद का आरंभ होता है। इसे नकेनवाद भी कहते हैं। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तकों में बिहार कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश हैं। प्रपद्यवाद का आरंभ वस्तुतः 1936 ईस्वी में नलिन बिलोचन 1936 से 38 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा की लिखी कविताओं से होता है। ठीक है, 1956 ईस्वी में इन कवियों की कविता सूत्रों की घोषणा की गई है। ठीक है,
1956 ईस्वी इन कविताओं सूत्रों की घोषणा की गई है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे प्रपदवाद। अब नई कविता के विषय में जान लेते हैं। प्रपदवाद और प्रयोगवाद के पश्चात काव्य धाराओं में नई कविता का प्रवर्तन। प्रपदवाद और प्रयोगवाद के पश्चात काव्यधाराओं में नवी कविता का प्रवर्तन एक महत्वपूर्ण काव्यधारा के रूप में हुआ है। आलोचकों का यह एक वर्ग इसे प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत स्वीकार करता है और दूसरा वर्ग प्रयोगवाद से भिन्न काव्यधारा के रूप में प्रयोगवादी कवियों से अलग एक कवि वर्ग ने स्वतंत्र परिवेश में जिन कविताओं का सर्जन किया वे ही नई कविता नाम से अभिहित हैं। वे ही नई कविता नाम से अभिहित हुई। जहाँ तक नई कविता के नामकरण का प्रश्न है, नई कविता का नाम भी अज्ञेय का ही दिया हुआ है। सन 1952 में पटना रेडियो में उन्होंने उसकी घोषणा की थी। 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता पत्रिका के नए कवियों की रचनाएं प्रकाशित करके नई कविता की प्रवृत्तियों के स्पष्टीकरण के लिए सैद्धांतिक पीठिका प्रस्तुत की गई। ठीक है, अब देखते हैं नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियाँ। ठीक है, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी? भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, महावृक्ष के नीचे, नच्छी की बाग पर छाया। ठीक है, ये सभी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की रचनाएं हुई। और अज्ञेय द्वारा संपादित काव्य संग्रह देख लेते हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित काव्य तार सप्तक, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक, पुष्पकारिणी, रूपांबरा, नवधा, ये इनके जो हैं काव्य संग्रह हैं। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, पुष्पकारिणी, रूपांबरा, नवधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं देखते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं कौन कौन सी हैं बताइए यहाँ पे। तो कौन कौन सी? चांद का मुटेड़ा, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं चांद का मुटेड़ा, भूरी भूरी खाक धूल। और मुक्तिबोध ने अंधेरे में ब्रह्म राक्षस शीर्षक कविताओं में फैंटेसी शिल्प का सृजनात्मक उपयोग किया। गजानन माधव मुक्तिबोध ने अंधेरे में ब्रह्म राक्षस शीर्षक कविताओं में फैंटेसी शिल्प का सृजनात्मक उपयोग किया है। ठीक है, अब देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं कौन है? मंजीर, नाश और निर्माण, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, भीतरी नदी यात्रा में, शिला पंख चमकीले और छाया मत छूना, पृथ्वी कल्प, कल्पांतर। ये गिरिजा कुमार माथुर जी की रचनाएं हैं। अगर भारत भूषण अग्रवाल जी की रचनाएं देखते हैं। मुक्ति मार्ग, अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, कागज के फूल, उतना वा सूरज, अग्निलेख, छवि के बंधन, जागते रहो। ये भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं। ठीक, प्रभाकर माचवे जी की देख लेते हैं। अनुरक्षण, स्वप्न भंग और मेपल। प्रभाकर माचवे जी की अनुक्षण, स्वप्न भंग, मेपल। कुंवर नारायण जी की रचनाएं देखते हैं। चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने,
दूसरा कोई नहीं। ये सब कुंवर नारायण जी की रचना है। ठीक, अब देखते हैं केदारनाथ सिंह की रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है, तो जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, अकाल में शारश, यहाँ से देखो बाघ, उत्तर कबीर, तालस्ताय और साइकिल। ये सभी केदारनाथ अग्रवाल जी की केदारनाथ सिंह की हैं। ठीक, सिंह अग्रवाल नहीं होगा यहाँ पे। केदारनाथ सिंह की जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, अकाल में शारश, यहाँ से देखो बाघ, उत्तर कबीर, तालस्ताय और साइकिल। केदारनाथ सिंह। अब शमशेर बहादुर जी की रचनाएं देखते हैं। चुका भी नहीं हूँ, शमशेर बहादुर। इतने पास अपने, शमशेर बहादुर। दुआब, शमशेर बहादुर। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, ये सब शमशेर बहादुर की। ठीक, चुका भी नहीं हूँ, इतने पास अपने, दुआब, कुछ कविताएं और कुछ कविताएं शमशेर बहादुर जी की। भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, कमल के फूल और अनाम, तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन, जिए, मानसरोवर, दिन, कालजयी, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिला। लेखिए भवानी प्रसाद मिश्र के रचनाएं। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, कमल के फूल, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन, जिए, मानसरोवर, दिन, कालजयी, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। ठीक है, अब देखते हैं नरेश मेहता जी की रचनाएं। ठीक, नरेश मेहता जी की देख लेते हैं। नरेश मेहता जी की देखते हैं। वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़कों, मेरा समर्पित एकांत, पिछले दिनों नंगे पैरों, उत्सवा, प्रवाद पर्व। ठीक है, महाप्रस्थान, सरबरी, अरण्य, संशय की एक रात, आखिरी समुद्र से तात्पर्य, प्रार्थना, पुरुष। नरेश मेहता जी की रचनाएं। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ों को, मेरा समर्पित एकांत, पिछले दिनों नंगे पैरों, उत्सवा, प्रभात पर्व, महाप्रस्थान, सरबरी, अरण्य, संशय की एक रात, आखिरी समुद्र से तात्पर्य, प्रार्थना, पुरुष। ये नरेश मेहता जी की रचनाएं हो गई। ठीक है, अब देखते हैं रघुवीर सहाय की रचनाएं कौन कौन सी हैं। सीढ़ियों पर धूप में, हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, आत्महत्या के चिट्ठियाँ, आत्महत्या के विरुद्ध। ये रघुवीर सहाय जी की रचनाएं। धर्मवीर भारती की कौन कौन सी? कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, सा देशांतर, अंधा युग। ये काव्य नाटक इनका है, ये धर्मवीर भारती की हैं। ठीक है, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, सा देशांतर और अंधा युग, ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक है, अब देखो विजय देवनारायण शाही की रचनाएं देख लेते हैं। विजय देवनारायण शाही की साखी, मछली घर, संवाद तुमसे, ये विजय देवनारायण शाही की हैं। साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काठ की घंटियाँ। ठीक, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी वेरी इंपॉर्टेंट, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हरि नारायण व्यास की कौन कौन सी है? हरि नारायण व्यास की रचनाएं। त्रिकोण, मृग और तृष्णा, ये हरि नारायण व्यास की। त्रिकोण, मृग और तृष्णा, हरि नारायण व्यास। श्री राम वर्मा की हैं। कालपात्र शब्दों की शताब्दी, श्री राम वर्मा। ठीक, श्री राम वर्मा के कालपात्र शब्दों की शताब्दी। ठीक है, आप देखते हैं समकालीन कविता के कवि एवं उनकी प्रतिनिधि कृतियाँ। ठीक, समकालीन कविता के कवि एवं उनकी प्रतिनिधि कृतियाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो कैलाश वाजपेयी, महास्वप्न, मध्यांतर, भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी की हैं। ठीक है, रचनाएं। महास्वप्न का मध्यांतर
भविष्य घट रहा, हवा में हस्ताक्षर, यह कैलाश वाजपेयी। और लीलाधर जगोड़ी की कौन से घबराए हुए शब्द, बची हुई पृथ्वी, इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है, नाटक जारी है। ये किसकी है? लीलाधर जगोड़ी की। ठीक है। अब सुदामा पांडे धूमिल की हैं, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कल सुनना। ये सुदामा पांडे धूमिल की हैं। ठीक है। धूमिल की कौन? संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कल सुनना, ये सब धूमिल की रचनाएं हैं। अरुण कमल की कौन सी हो गई? मुझे अपनी केवल धार, मुझे अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके, ये अरुण कमल की रचनाएं हैं। मुझे अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके, अरुण कमल की रचनाएं हैं। ठीक है। और राजेश जोशी की थी एक दिन पेड़ बोलेंगे, एक दिन पेड़ बोलेंगे, राजेश जोशी की है रचना। ठीक है। मंगलेश डबरवाल की रचना पहाड़ पर लालटेन और बटने, फ्लाप फ्लाप और फिर हम जो देखते हैं, ये मंगलेश डबरवाल की रचना है। डबराल मंगलेश डबराल की है। पहाड़ पर लालटेन और बटने, फ्लाप और जो हम जो देखते हैं। ठीक है। फ्लाप अलग है, हम जो देखते हैं ये अलग है। ठीक, इनकी ये रचनाएं हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले राजकमल चौधरी की रचना देखते हैं। कंकावती मुक्ति प्रसंग, राजकमल चौधरी। कंकावती मुक्ति प्रसंग, राजकमल चौधरी। दुष्यंत कुमार की देखते हैं। दुष्यंत कुमार की कौन सी रचना है? सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे होना चाहिए, घेरे लिखा, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साये में धूप। ठीक है। तो दुष्यंत कुमार के सूर्य का स्वागत होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साये में धूप, ये दुष्यंत कुमार की है रचना। ठीक है। अब दुष्यंत कुमार का पूरा नाम दुष्यंत त्यागी था। दुष्यंत कुमार का पूरा नाम दुष्यंत त्यागी था। ये अनुरागी एवं परदेसी दोनों उपनामों से कविताएं लिखते थे। दुष्यंत कुमार अनुरागी एवं परदेसी दोनों उपनामों से कविताएं लिखते थे। ठीक है। अगला श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ, मायादर्पण, जलसाघर, भटका मेघ, गरुण, किसने देखा है, समाधि लेख, ये श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? दिनारंभ, मायादर्पण, जलसाघर, भटका मेघ, गरुण, किसने देखा है, समाधि लेख, ये श्रीकांत वर्मा की। चंद्रकांत देवताले की रचनाएं कौन है? लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, दीवारों पर खून, उजाड़ में संग्रहालय, चंद्रकांत देवताले। दूधनाथ सिंह की रचनाएं कौन सी हैं? अपनी शताब्दी के नाम, सुरंग से लौटते हुए, अपनी शताब्दी के नाम, सुरंग से लौटते हुए, दूधनाथ सिंह की रचनाएं। और कुमार विकल की एक छोटरी लड़ाई रंग खतरे में है, कुमार विकल की रचना है। ठीक है। डॉक्टर विमल की कौन के? पुनर्वास का दंड, एक मृत्यु, एक प्रश्न और कई अंतराल, दूसरा राग, ये डॉक्टर विनय की रचनाएं हैं। ठीक है। अब देखते हैं उदय प्रकाश की कौन सी? कबूतर से कबूतर, सनो कारीगर, ये उदय प्रकाश की रचनाएं हैं। ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा की कौन सी? अतुकांत, तीसरा पक्ष, लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है। अब बलदेव वंशी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, दर्शक दीर्घा, उपनगर की वापसी, काला इतिहास, ये बलदेव वंशी की रचनाएं कौन कौन सी है? अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, दर्शक दीर्घा, उपनगर की वापसी, काला इतिहास, बलदेव वंशी। रामदरस मिश्र की है बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, एक गई धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया। ठीक, कौन कौन सी है रामदास मिश्र की? बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, एक गई धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया। ठीक है, ये रामदास मिश्र की है।
मलेज की कौन सी? जख्म पर धूल। मलेज की कौन सी रचना है? जख्म पर धूल। प्रयाग शुक्ल की कौन सी रचना? यह एक दिन है। प्रयाग शुक्ल की रचना है यह एक दिन है। जगदीश चतुर्वेदी की रचना है इतिहास संहिता, डूबते इतिहास का गवाह। इतिहास संहिता, डूबते इतिहास का गवाह ये जगदीश चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है। अशोक वाजपेयी की रचना है शहर अब भी संभावना है। एक पतंग अनंत में, घास में दुबका आसमान, कहीं नहीं वहीं। अशोक वाजपेयी की रचना है शहर अब भी संभावना है। एक पतंग अनंत है, घास में दुबका आसमान, कहीं नहीं वहीं। इस प्रकार फ्रेंड मैंने यहाँ पे देखिए एक क्लास आपको देने की कोशिश की है मतलब आधुनिक काल की। और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी और आप लोग वीडियो पे लगातार मेरे चैनल पे बने रहिए, जिससे आपको सारी रचनाएं यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। ठीक, पूरा सिलेबस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। नमस्कार।